ज्योग्राफी विद यू में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी विद यू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ज्योग्राफी सीख सकते हैं। नेट जेआरएफ के लिए पीजीटी, टीजीटी, जेड, सेट, यूजी, पीजी, जीएस, बीपीएससी एंड जेपीएससी के लिए जीएस। हमारा हैंडल है @ज्योग्राफी विद यू 007। आप इस पे @ज्योग्राफी विद यू 007 को यूट्यूब पे सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। आज की परिचर्चा जो है वो हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम प्री मॉडर्न क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। इसमें हम 18th सेंचुरी में जर्मनी में ज्योग्राफी का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जर्मनी में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट पर हम लोग बात करेंगे। ज्योग्राफी का विकास ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम जर्मनी में कौन कौन सी विचारधारा है जो कि हमबोल्ट और रीटर के काल में पनपी उसके बारे में समझेंगे। इसको इसलिए प्री मॉडर्न क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत रखा जाता है। प्री मॉडर्न क्लासिकल पीरियड यानी मॉडर्न क्लासिकल पीरियड जो टाइम था वो हमबोल्ट और रीटर का काल था। उससे पहले के काल का अध्ययन हम आज की परिचर्चा में करेंगे। देखिए, आज हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम समझेंगे कि 18th सेंचुरी में जर्मनी में कौन कौन सी विचारधाराएं विकसित हुई। 18th सेंचुरी 18th सेंचुरी में कौन कौन सी विचारधाराएं विकसित हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं इसमें कि इसमें जर्मनी में 4 प्रमुख विचारधाराएं विकसित हुई 18th सेंचुरी में। उस विचारधारा का नाम को समझ लेते हैं, वो विचारधारा का आधार क्या था उसको समझेंगे। 4 प्रमुख विचारधाराएं विकसित हुई 18th सेंचुरी में। एक पहली विचारधारा थी जिसको हम लोग राजनीतिक या राजनैतिक सांख्यिकीय विचारधारा के नाम से जानते हैं। सांख्यिकीय विचारधारा। दूसरी विचारधारा को शुद्ध भूगोल की विचारधारा। और तीसरी विचारधारा को क्रियात्मकता सॉरी क्रिया क्रियात्मकता एवं वैज्ञानिक विचारधारा। और चौथी विचारधारा को दार्शनिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें आप लोगों को समझना है कि राजनीतिक सांख्यिकीय विचारधारा होता क्या है। देखिए, ज्योग्राफी का स्टडी जो होता था पहले के काल में वो लगभग वर्णनात्मक था, लेकिन उसका स्टडी कैसे किया जाना चाहिए था उसकी कोई सीमांकन पद्धति नहीं थी। तो सर्वप्रथम जर्मन विद्वान जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है उसमें बुशिन है, बुश्चिंग
बुशिंग ने भौगोलिक वर्णन में राजनीतिक इकाई को भौगोलिक वर्णन के लिए उपयुक्त बताया। उन्होंने बताया कि अगर भौगोलिक वर्णन करना है तो हम लोग राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत भौगोलिक तथ्यों का वर्णन को समाहित करके हम लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इसी को, क्योंकि उस समय बुशिंग इसलिए भी किए थे क्योंकि वहां का जो जनगणना पद्धति था वो एक राजनीतिक सीमांकन के आधार पे ही होता था। तो ये राजनीतिक सीमांकन का आधार को बुशिंग ने इसलिए बनाया, लेकिन बाद के स्कॉलर्स ने इसकी कड़ी आलोचना की, है ना। तो इसके लिए उसमें नेक्स्ट विचारधारा आता है जिसको बोलते हैं शुद्ध भूगोल की विचारधारा। यहाँ पे शुद्ध भूगोल क्या होता है इसको समझना जरूरी है। देखिए, शुद्ध भूगोल जनरली क्या होता है कि अगर हम प्राकृतिक इकाई के आधार पे हम लोग विभाजित करके अगर भौगोलिक व्याख्या कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए पर्वतीय प्रदेश है तो उसकी भौगोलिक, उसी तरह से अलग अलग नदी बेसिन है तो उसकी भौगोलिक व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको हम लोग शुद्ध भूगोल का कहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो अलग अलग शासक के संदर्भ में घट बढ़ सकती है। जैसे कोई शासक बहुत शक्तिशाली है तो उसकी सीमाएं बढ़ सकती हैं, कोई शासक ऐसा हो सकता है जो शक्तिशाली कम होता है ना, तो शक्तिशाली कम होगा तो उसमें सीमाएं छोटी हो जाएंगी। तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये अशुद्ध भूगोल का परिचायक है। राजनीतिक आधार पर अगर सीमांकन करके आप भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या कर रहे हैं तो उस समय इसकी कड़ी आलोचना की गई। तो बुशिन जो थे वो राजनीतिक और सांख्यिकीय विचारधारा के समर्थक थे, ये चीज याद रखना है। दूसरी विचारधारा थी शुद्ध भूगोल की विचारधारा। इसमें शुद्ध भूगोल की विचारधारा के समर्थक में आप यहाँ पे देखेंगे एक दो तीन नाम याद रख लीजिएगा। एक खासकर बुआचे का नाम इंपॉर्टेंट है, बुआचे, ठीक है। दूसरा नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, कार्टेयर का नाम आपको इंपॉर्टेंट है, गटेयर, 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 कहीं कहीं गटेयर लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखता है गटेरर। गटेरर ही सही नाम है, गटेरर, ये नाम सही है। तो इन्होंने भी प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर भौगोलिक वर्णन करने के समर्थक थे। उसी तरह से तीसरे विद्वान हुए, ये दूसरे नंबर के हो गए, ये पहले नंबर के हो गए, और तीसरे जो हुए जिनका नाम था होमेर, होमेर, तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। और चौथा हुए जिसको बोलते हैं जूने, जूने, जियोने, ये जियोने, ये चार थे। तो इन्होंने भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या में बुआचे ने कहा था कि जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं वो स्थिर नहीं होती, राजनीतिक सीमाएं जो है वो स्थिर नहीं होती है, ठीक है। सबका यही मानना था कि राजनीतिक सीमाएं स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि प्राकृतिक सीमा के आधार पे ही भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या की जानी चाहिए, ठीक है। और वही व्याख्या शुद्ध भूगोल कहलाता है, ठीक है। इस तरह से देखिएगा कि गटेयर, होमेयर, जियोने ने अपने भौगोलिक वर्णन में प्राकृतिक सीमाओं को आधार बनाया, और इन लोगों में से खासकर गटेयर, होमेयर और जियोने ने नदी बेसिन को आधार बनाया था। नदी बेसिन के आधार पे भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या की थी। क्योंकि आप लोग भी ऐसा समझ सकते हैं कि राजनीतिक सीमाएं कभी मान लीजिए बिहार और झारखंड को ही देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं
दो अलग राज्य के रूप में अभी आ गए, जबकि पहले एक थे। तो ये व्याख्या यहाँ पे बढ़ गया। कभी इसी में से पता चलेगा कि एक भाग और कहीं निकल गया, ऐसा है ना। तो इस तरह की व्याख्या शुद्ध भूगोल नहीं कहलाएगी। इसको कहेंगे हम लोग राजनीतिक सांख्यिकीय व्याख्या कहेंगे, सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो। देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण चीजें इसमें है। तीसरी कि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा किताब कौन कौन लिखा है। ठीक है, जैसे कि हम राजनीतिक सांख्यिकीय व्याख्या के अंतर्गत बताए थे कि बुशिंग के बारे में। तो बुशिंग की जो किताब है, उनकी दो प्रमुख किताबें हैं। पहले तो ज्योग्राफी ऑफ यूरोप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक किताब और बताएंगे, ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। यूरोप, ठीक है। उसी तरह से ये तो थे, ये राजनीतिक सांख्यिकीय विचारधारा के समर्थक थे बुशिंग। लेकिन बाद में जो हुए बुआचे, गटेरर गटेरर होमेयर और एक यूने, तो ये सारे विद्वान जो थे वो शुद्ध भूगोल के समर्थक थे। इनका कहना था कि ज्योग्राफी की व्याख्या जो है, माने किसी भी तथ्यों की व्याख्या जो होती है, सॉरी, ये शुद्ध भूगोल के समर्थक थे। ये चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें बुआचे बुआचे का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो ये चीज को देखना है, ठीक है। तो बुआचे ने इनका किताब जो था, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, गेटरर का बुक का नाम लिख लीजिए आप लोग, संक्षिप्त भूगोल। संक्षिप्त भूगोल, जिसमें इन्होंने भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या में प्राकृतिक विभाजन को स्वीकार किया और उसके आधार पर ही वर्गीकृत करके भौगोलिक तथ्यों का तुलनात्मक वर्णन किया है, ठीक है। तो संक्षिप्त भूगोल, जिसका जर्मन नाम था, लिख लीजिए, एब्रिस डेर ज्योग्राफी। होमेयर को देखिएगा, तो होमेयर ने जो बुक लिखा है वो यूरोप का शुद्ध बुक को लिखा है, यानी रेन ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण किताब है। और यूने जो लिखा है वो शुद्ध भूगोल के नाम से ही किताब लिखती है, यानी रेन ज्योग्राफी के नाम से, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें थी इसकी। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि गेटरर, होमेयर, ज्यूने ने अपने जो प्राकृतिक विभाजन किया वो नदी बेसिन के आधार पर किया है। नदी बेसिन के आधार पर भौगोलिक तत्वों की व्याख्या की है, यानी इन्होंने भी प्राकृतिक विभाजन को स्वीकार किया और उसी के आधार पे, यानी नदी बेसिन को आधार बनाया और अलग अलग नदी बेसिन का इन्होंने तुलनात्मक व्याख्या की है। देखिए, उसके अंतर्गत लास्ट एक इसी का एक पार्ट है। जैसे कि अभी तो हम लोग दो चीज देखें। पहला चीज देखिए कि राजनीतिक सांख्यिकीय विचारधारा को देखें। सांख्यिकीय विचारधारा, विचारधारा दूसरी विचारधारा को हम लोग समझे, जिसको बोलते हैं शुद्ध भूगोल की विचारधारा। और तीसरी विचारधारा जो है उसको बोला जाता है क्रियात्मकता, क्रियात्मकता एवं वैज्ञानिकता की विचारधारा। की विचारधारा, देखिए
इसकी क्रियात्मकता एवं विचार वैज्ञानिकता के विचारधारा के समर्थक दो लोग हुए। एक को बोलते हैं रेनहोल्ड रेनहोल्ड फॉस्टर और उनके पुत्र थे जॉर्ज फ्रॉस्ट। देखिए ये दोनों में एक कॉमन चीज है कि ये दोनों कुक के साथ, कैप्टन कुक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी, कि दूसरी यात्रा के दौरान उन्होंने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की यात्रा की और वहां से इन्होंने बहुत सारे भौगोलिक तथ्यों की, खासकर वानस्पतिक वानस्पतिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। और रेनॉल्ड फॉस्टर ने उसी को, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता लेकिन 1778 ईस्वी शायद में इन्होंने आंकड़ों को प्रकाशित करवाया था। रेनॉल्ड फॉस्टर को रसिया भी बुलाया गया था। वहां पे जो वोल्गा बेसिन का अधिवासित क्षेत्र का आकलन करना था, उसका इम्पैक्ट को देखना था कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व का, वहाँ का सोसाइटी का, वहाँ का कल्चर का, उस एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसमें उन्होंने वहाँ के शासक को सुझाव भी दिए थे, है ना। और बहुत सूक्ष्म। तो ये देखिए क्रियात्मकता एवं वैज्ञानिकता की विचारधारा, यानी ये लोग भूगोल में बोलते थे कि प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन जरूरी है, ठीक है, आकलन जरूरी है, संबंधों को जानना जरूरी है, इसलिए क्रियात्मकता। यही रेनॉल्ड जो फ्रॉस्टर थे, जॉर्ज फ्रॉस्टर उनके पुत्र हुए। तो रेनॉल्ड फ्रॉस्टर ने मानव पर्यावरण संबंध को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है, पर्यावरण संबंधों को विश्लेषित करने का काम किया। और इन्होंने बताया कि पर्यावरण का इम्पैक्ट जो है मानव पे किस प्रकार से पड़ता है। उन्होंने, उनका एक लेख था जो कि माइग्रेशन के ऊपर था। तो माइग्रेशन में भी उन्होंने पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या रहा, है ना, उसको उन्होंने अपने लेख में शामिल किया है। ठीक है। देखिए अब इसके अलावा एक चीज और आप याद कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जॉर्ज फ्रॉस्टर का बात करें। जॉर्ज फ्रॉस्टर जो है वो हम बोल्ट के समकालीन थे और हम बोल्ट के मित्र भी थे। हम बोल्ट ने जो बुक लिखा है, जॉर्ज फ्रॉस्टर को ध्यान रखिएगा, हम बोल्ट ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है कॉस्मस। कॉस्मस बहुत फेमस किताब है। तो उसमें उन्होंने जॉर्ज फॉस्टर की भूमिका को स्वीकार किया है उस पुस्तक में, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, इन्होंने लोअर राइन बेसिन पे से संबंधित एक उसका नाम एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन लोअर राइन बेसिन पर इन्होंने एक कार्य किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात की जो रेनॉल्ड फॉस्टर जो वनस्पतिक तथ्यों को प्रकाशित कराए थे, उनका इन्होंने जर्मन में अनुवाद किया। तो वो भी एक महत्वपूर्ण काम है जॉर्ज फॉस्टर का, है ना, अपने पिता का कार्य का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है। एक विचारधाराएं और भी है जो कि 18वीं सदी में विकसित हुई थी। उस विचारधारा को हम लोग बोलते हैं दार्शनिक विचारधारा, जिसमें हम लोग कांट के बारे में समझते हैं कि कांट ने, कांट के बारे में दार्शनिक विचारधारा, कांट जो थे वो आर्म चेयर दार्शनिक भूगोलवेत्ता कह सकते हैं इनको, दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे। इनकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने ज्योग्राफी के लिए कोरोग्राफी वर्ड यूज किया, कोरोग्राफी वर्ड यूज किया है
कांटने, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि देखिए साइंस, इसमें बोला कि ज्योग्राफी साइंस नहीं, ज्योग्राफी एक कोरियोग्राफी है, यानी कि ये वर्णनात्मक विषय है। वो बोले कि 3 तरह का बाह्य ज्ञान के 3 तरीके होते हैं। एक होते हैं तत्वों का अध्ययन, पहला कैटेगरी। दूसरा होता है तत्वों का ऐतिहासिक अध्ययन, और तीसरा कैटेगरी होता है तत्वों का क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, परिप्रेक्ष्य। समझे? तो जो तत्वों का अध्ययन है, तो इसको तत्वों का अध्ययन जो हो गया ये आ जाएगा वर्गीकी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत हिस्ट्री आ जाएगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अध्ययन में इनका बोलना था कि क्षेत्रीय अध्ययन में या तो भूगर्भ विज्ञान आ सकता है, भूगोल आएगा, और क्योंकि जिसका क्षेत्रीय विस्तार है खगोल विज्ञान, तो ये सब आएगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो है ये क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है, इसलिए ये क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे।